नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और शुरू करेंगे बड़ी खबर का। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां बीच सड़क पर दो लोगों में मारपीट। मकान मालिक और किराएदार में झड़प हुई है। उधार के पैसे मांगने पर हुआ था विवाद। तो तीखी झड़प के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं। गंगा घाट कोतवाली के इंदिरा नगर इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीच गली में किस तरह से जमकर यहां पर एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। एक दूसरे के कपड़े यहां पर पाट दिए गए हैं। तस्वीर में मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तो बीच सड़क पर दो लोगों में मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। तो देखते देखिए संख्या किस तरह से बढ़ जाती है। मकान मालिक और किराएदार में झड़प की यह तस्वीर उन्नाव से है। उधार के पैसे मांगने पर यह विवाद हुआ था। तो तीखी झड़प के बाद जमकर लाठी डंडे। गंगा घाट कोतवाली के इंदिरा नगर इलाके का ये पूरा मामला है, जिसमें कुछ महिलाएं भी आपको नजर आ रही है, एक दूसरे पर वो भी लाठी डंडों से हमला करते हुए। तो कुछ वहां पर दूसरी तरफ गली के शख्स नजर आ रहे हैं, जिनके कपड़े भी फटे हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में भी लाठी डंडे हैं। तो उधार के पैसे मांगने के बाद मकान मालिक और किराएदार के बीच ये झड़प देखने को मिली। और अब खबर झांसी से, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प। तो मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। यूनिवर्सिटी के गेट पर किया हंगामा। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मनमानी का आरोप है। हंगामा कर रहे 4 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। तो झांसी में विश्वविद्यालय पुलिस चौकी के पास छात्र के दो गुटों के बीच ये विवाद देखने को मिला, जिसमें कई छात्र घायल हुए। घटना के बाद विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हंगामा भी किया। हंगामे के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में ये छात्र इकट्ठा हुए, नारेबाजी वो करते नजर आ रहे हैं। झांसी की तस्वीर है। छात्रों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऐसा ही ये मामला है। यहाँ पे हॉस्टल के लड़के और जो सिटी में रहते हैं उन लड़कों के बीच में, और जूनियर और सीनियर स्टूडेंटों के बीच में। तो आज सीनियर स्टूडेंटों ने कुछ जूनियर स्टूडेंटों के साथ मारपीट कर दी। उसी को लेके विवाद हो गया था। उसमें जूनियर स्टूडेंटों के तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। वो इस समय शांत है, सब लोग शांति हो। और अब शामली से बड़ी खबर है। युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट। तो घर से बाहर बुलाकर युवक को बुरी तरह से पीटा है। दबंगों की दबंगई का ये पूरा मामला शामली से सामने आया, जहां घर के बाहर बुलाकर युवक को बुरी तरह से पीटा गया। तो पूरी मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके जरिए हम पूरा मंजर आपको दिखा रहे हैं। तो मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार है। दबंगों की दबंगई की ये तस्वीर है। देखिए, आपको एक बीच में सफेद शॉल ओढ़े हुए एक शख्स नजर आ रहा होगा। उस पर ताबड़तोड़ ये 5 से 6 जो दबंग है उस पर हमला करते हुए नजर आते हैं और बचाने की कोशिश वो खुद को करता है। लेकिन देखिए, तमाम कोशिशें हैं वो नाकामयाब साबित हो जाती है। तो कैराना कोतवाली के बिसातियान इलाके का ये पूरा मामला है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। युवक के साथ दबंग यहां पर मारपीट करते नजर आए हैं। और अब गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन। तो गैंगस्टर माफिया की संपत्ति चिन्हित की गई है। करीब 400 करोड़ की संपत्ति हुई चिन्हित। तो अभी तक करीब 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। डीएम के निर्देश के बाद जब्त करने की होगी कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। गैंगस्टर माफिया की संपत्ति चिन्हित की गई है और करीब 400 करोड़ की यह संपत्ति जो है चिन्हित की गई है। अभी तक करीब 150 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की जा चुकी है और अब इस पर भी प्रशासन की नजर है। तो डीएम के निर्देश के बाद जब्त करने की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है। आज थाना खुराबार द्वारा जितनी भी जवाहर यादव जो एक माफिया है उसके खिलाफ उसकी जितनी भी गैंगस्टर में प्रॉपर्टी सीज की गई है उसका ब्यौरा देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें अभी तक कुल 126.4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है और उसका घर जो है वो भी आज सीज होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से हो नहीं पाया है। और जो बाकी एडिशनल सीजर के लिए भी जो प्रॉपर्टीज हमने चिन्हित की है वो भी अमल में लाई जाएगी आने वाले दिनों में।
और अब बात सिर्फ आशिक की। लिव इन में रह रही उसकी प्रेमिका से अक्सर उसके झगड़े हुआ करते थे, मगर इन झगड़ों का गुस्सा एक मासूम पर निकला। 12 साल के उस बच्चे का कत्ल करके माशूका से बदला लेने का उसने मंसूबा तैयार किया। फिर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया गया जिसकी हकीकत दिल को दहला देगी। प्रेमिका से बदला लेने के लिए एक आशिक ने उसके बेटे को बेहद दर्दनाक मौत दी। गला रेत कर 12 साल के उस बच्चे का कत्ल किया, फिर लाश को नदी की गहराई में दफन कर दिया गया। वारदात का खुलासा हुआ तो गिरफ्त में वो शातिर खड़ा था जिसने अपनी माशूका को सबक सिखाने के लिए उसके 12 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मासूम का मर्डर, माशूका को सबक। लिव इन में रह रहे आशिक की सनक, बदला लेने के लिए बेरहमी से कत्ल। लव के लिए उसने लहू बहा दिया, बदला लेने के लिए बेरहम बना प्रेमी। वो अपनी माशूका के साथ लिव इन में रहता था, मगर इस रिश्ते में दोनों के बीच दरारें आई। प्रेमिका के साथ उसके झगड़े वक्त के साथ बढ़ते जा रहे थे। फिर इन झगड़ों से तंग उस बेरहम आशिक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सच्चाई दिल को दहला देने वाली थी। 18 दिसंबर को एक महिला के द्वारा उसके 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र की हत्या किए जाने के संबंध में एक सूचना थाना कलियर को दी गई थी। उक्त सूचना पर एसएसपी सर के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया और अब जाकर उक्त घटना के अभियुक्त कासिफ उर्फ गोविंदा निवासी सीलमपुर को दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। मास्क की आड़ में अपना चेहरा छिपाए खड़े इस शख्स की क्राइम कुंडली 18 दिसंबर को लिखी गई। रुड़की की एक महिला अपने बेटे की हत्या की शिकायत लेकर पुलिस के सामने पहुंची थी। आरोप उसी शख्स पर था जो लंबे वक्त से महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। महिला की शिकायत पर हत्या के इस मामले में आरोपी काशिक उर्फ गोविंदा को गिरफ्तार किया गया। तो अभियुक्त के द्वारा स्वीकार किया गया कि वो उक्त महिला का प्रेमी है और विगत कई वर्षों से कलियर में निवास कर रहा था। वो उक्त महिला के ऊपर शक करता था और इसीलिए उसे सबक सिखाने की नियत से उसके द्वारा उसके 12 वर्षीय पुत्र की हत्या की गई है। हत्या के उपरांत उसके शव को बोरे में रखकर कंबल में लपेटकर गंगा नहर में फेंक देना बताया है। बच्चे की हत्या के आरोप में दिल्ली के रहने वाले काशिफ उर्फ गोविंदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसने मासूम की हत्या के इस मामले में अपने जुर्म का इकबाल किया। सामने आया कि आरोपी काशिफ अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। आरोपी को प्रेमिका के ऊपर शक था। इसी शक की वजह से उसे सबक सिखाने के लिए आरोपी ने एक साजिश तैयार की और हत्या के बाद लाश को नदी में ठिकाने लगा दिया। उसे शक था कि उक्त महिला का चरित्र ठीक नहीं है और इसीलिए उसे सबक सिखाने की नियत से ही उसने उसके छोटे बेटे की हत्या की। बेटे की हत्या की? हाँ, उसके छोटे बेटे की हत्या करना अभियुक्त ने अपने स्वीकार किया है। प्रेमिका के साथ लिव इन में रहते हुए उसके ऊपर इस शख्स को शक हुआ। यही शक धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े की वजह बनता चला गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि इस हैवान ने अपनी प्रेमिका को सबक सिखाने का मंसूबा तैयार कर लिया और सबक सिखाने की नीयत से उसके 12 साल के बेटे को बेरहमी से मार दिया। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के बाद जब खाकी ने आरोपी की क्राइम कुंडली तैयार की तो सामने आया कि गिरफ्त में खड़े उस मासूम के गुनहगार का नाम पहले से ही कई थानों के रजिस्टर में दर्ज है। उक्त बालक के शव की बरामदगी हेतु जल पुलिस एवं अन्य टीमें लगाई गई हैं। उक्त अभियुक्त कासिफ के आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अब तक दिल्ली के विभिन्न थानों और मेरठ में उसके विरुद्ध 9 अभियुक्त पंजीकृत होना प्रकाश में आया है, जिसमें मुख्यतः हत्या, लूट, चोरी और एक्सटॉर्शन के मामले शामिल हैं। अन्य थानों और सरहदी जनपदों से उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। माशूका से मोहब्बत के वादे करता था, मगर शक इस मोहब्बत में दरार बन गया। फिर इरादा बनाया अपनी प्रेमिका से बदला लेने का। बदले की नीयत से पहले प्रेमिका के बेटे का गस्ल किया और फिर लाश को नदी की गहराई में छिपा दिया। एक सनकी आशिक का ये ऐसा कारनामा जिसके गुनाह का खामियाजा 12 साल के एक मासूम को चुकाना पड़ा। क्राइम कंट्रोल के लिए रुड़की से दीपक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।
और अब खबर मुरादाबाद से, जहां गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग में पुलिसकर्मी अरुण कुमार घायल तो जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को भी गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद तीनों गो तस्कर पकड़े गए। तो मुरादाबाद से बड़ी जानकारी, गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ यहां पर देखने को मिली है। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, फिर उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग यहां पर हुई, जिसमें फायरिंग में पुलिसकर्मी अरुण कुमार घायल हुए हैं। हालांकि जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को भी गोली लगी है। तो मुठभेड़ के बाद 3 गो तस्कर पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सूचना पर ठाकुर द्वारा पुलिस और डिलारी थाना की पुलिस दोनों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रानी नगर से कुंडेसरा रोड पे वहाँ पे एक लाल सेंट्रो कार आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस में फायरिंग करना शुरू की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें हमारे एक सिपाही कांस्टेबल अरुण कुमार को गोली लगी। कार में सवार थे, दोनों के पैरों में गोली लगी है। दोनों को CHC हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ एक अभियुक्त को वहाँ से उस मौके से अरेस्ट किया और एक अभियुक्त वहाँ से फरार हो। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ तो गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है गोकशी और चोरी समेत कई केस। तो थाना मुरादनगर के करौजा इलाके में ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे बदमाश को दबोचा गया है। तो 2 बदमाश हालांकि मौके से फरार है, जिनकी तलाश की जा रही। तो गिरफ्तार बदमाश पर गोकशी कई ऐसे मामले जो हैं वो दर्ज हैं। तो लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी और अब जाकर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन हालांकि इस दौरान 2 जो बदमाश हैं वो मौके से भागने में कामयाब रहे। और अब क्राइम कंट्रोल में आगे बढ़ेंगे। 10 महीने और 10 दिन पहले की बात है, बांदा में उस लड़की की शादी हुई, मगर लड़की के घर वालों को इस बात का शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है वही मकान एक रोज लड़की की कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। शादी के 10 महीने और 3 दिन बीतने के बावजूद उस मकान से लड़की का बेजान जिस्म बरामद हुआ। तो इल्जाम उन लोगों पर था जो शादी के 1 महीने बाद से लड़की पर दहेज के लिए दबाव बनाते चले आ रहे थे। दहेज का दबाव ही वक्त के साथ उस लड़की के गले में फांसी का फंदा बनता चला गया, जिसका नतीजा 21 दिसंबर को लड़की की मौत से दिखाई दिया। दहेज, लालच और 10 महीने की शादी के बाद फांसी के फंदे से लिखा गया टूटते हुए रिश्तों का ये वो किस्सा है, जिसमें विलेन में वो लोग हैं जो बीते 10 महीने से एक लड़की पर चंद पैसों को लेकर जुल्म करते आ रहे थे। 10 महीने तक सहती रही जुल्म, 306 दिन तक चलता रहा सितम, कमरा बना दुल्हन की कब्रगाह, दहेज की लालच में हुई दरिंदगी, ससुराल वालों से तंग आकर लगाई फांसी। 31 दिसंबर की सुबह बांदा के उस मकान का दरवाजा जैसे ही खुला, एक कमरे के अंदर से सियासत सामने आया। घर के अंदर चीख पुकार और मातम था। मकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और एक कमरे के अंदर का मंजर देखकर लोग सहमे हुए थे। ये तस्वीरें थी बांदा के तिंदवारी नगर इलाके की, जहां एक लड़की ने कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूल कर जान दे दी। करीब 10 महीने पहले जिस लड़की की टोली इस मकान में आई, शादी के 306 दिन बाद उस कमरे से उसकी लाश बाहर आई। ओमनी गुप्ता, पत्नी प्रियांशु गुप्ता, उम्र 21 वर्ष लगभग, जिसकी शादी दिनांक 18 फरवरी 2022 को हुई थी। कल रात लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर के अंदर साड़ी के फंदे से पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। बात 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात की है। बांदा तिंदवारी इलाके में रहने वाली ओमनी के कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर का मंजर देख लोगों के कदम छिटक गए। कमरे के अंदर 10 महीने पहले हुई शादी से जुड़ी सजावट आज भी साफ साफ नजर आ रही थी। इस सजावट के बीच छत पर लगे पंखे से बंधा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा था और कपड़े के ठीक नीचे एक महिला का बेजान जिस्म 20 और 21 दिसंबर की रात का मंजर बयां कर रहा था।
इसका कोई दोष नहीं है, मगर इस ससुराल वाले ने मारा ही ने। बिटिया नहीं अपने मन से मर सकती है हमारा। अब बिटिया का नहीं बहुत दुख देते नहीं, कहाँ तक का नहीं दी नहीं बिटिया का नहीं, वो मारी नहीं चढ़ बिटिया मारो तो नंद मारो ससुर मारो मड़ई मारो। बिलखती हुई मां की जुबान पर बेटी के ससुराल वालों के जुल्म की पूरी दास्तां थी। 10 महीने पहले जिस बेटी को अरमानों के साथ घर वालों ने विदा किया, शादी के 306 दिन बीत जाने के बाद उसकी मौत की खबर लड़की के घर पहुंची। इल्जाम उन ससुराल वालों पर था जो शादी के 1 महीने बाद से ही लड़की पर दहेज का दबाव बनाते आ रहे थे। करीब 10 महीने तक घुट घुट कर वो लड़की ससुराल वालों के सितम सहती रही। फिर 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात उसने ऐसा कदम उठाया जिसका किस्सा सुनकर हर कोई सहम उठेगा। लगाया नहीं, इन लोगों ने लगा दिया है। किसने लगाया है? कौन है ये लोग? सास ससुर ननद भौजाई देवर सब लोग मिल मिला के, पूरे परिवार के मिल मिला के जो है फांसी लगाया है। फांसी लगा के इसको घसीट के ऊपर बेड में पड़ाया है और भग गए हैं। यहाँ कोई नहीं है। पड़ोसियों से हमको जानकारी मिली तब हम यहाँ आए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सतना जिला के रहने वाले हैं, ग्राम पथरा, नया गांव थाना। शादी कब हुई थी आपकी बच्ची? 18 फरवरी अभी 22। पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद लड़की के घर वाले उसके ससुराल पहुंचे। कमरे के दरवाजे को खोल कर देखा गया तो उस मकान का मंजर साफ नजर आ गया था। लड़की के घर वालों के मुताबिक मृतक होमनी की शादी 18 फरवरी 2022 को हुई। होमनी का पति प्रियांशु अपने परिवार के साथ बांदा के तिंदवारी नगर इलाके में रहता था। लड़की के घर वालों का आरोप है शादी के 1 महीने बीतने के बाद से ही दहेज के लिए उस पर सितम किए जाने लगे। फिर इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए लाश को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। वारदात के बाद लड़की के ससुराल वाले मौके से फरार हो गए हैं। कहाँ बतावत रही है कि हमसे चाची लड़ा थे मारा थे लड़की मेरी चाची है। मैं कहा तो बिटिया तुम बुलाई हो किसी दिन का तो कहती चाची मुझे ससुर कहा थे कि चाचा आई हो चाची है तो खेत के मरियो आ जाए मैं चारिया अब आके लड़त कहे नहीं आए हमसे। उनके पति और ससुर कहाँ हैं? ससुर के मुझे बता सामने तो नहीं आया, बता साल के सामने आवा। पड़ोसियों से मिली जानकारी पर लड़की के घर वाले उसके ससुराल पहुंचे। कमरे के अंदर का मंजर हालात को साफ साफ बता रहा था। कमरे के अंदर फांसी का एक फंदा था। फांसी के इसी फंदे से झूल रही ओमनी की लाश थी और ससुराल वाले घर से गायब थे। लड़की की मौत की शिकायत घर वालों ने पुलिस तक पहुंचाई और शिकायत मिलने के साथ ही पुलिस के अफसरों ने मामले की तहकीकात शुरू की। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। करीब 300 दिन तक उस लड़की पर लगातार सितम किए जाते रहे। दहेज के नाम पर हर रोज धमकाया जाता था और फिर 21 दिसंबर की सुबह मकान का वही कमरा लड़की की कब्रगाह बन गया। घटना के बाद से लड़की के ससुराल वाले फरार है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, मगर लड़की के घर वालों की माने दहेज के लालच पे की गई दरिंदगी एक लड़की की मौत की वजह बन गई। दहेज, लालच और उसके खूनी नतीजे के इस किस्से में एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। घर वाले अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उसके कातिलों को सजा दिलाने की उम्मीद बेखाकी के सामने खड़े हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बांदा से अखिलेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, फिर टली निकाय चुनाव पर सुनवाई। तो कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। ओबीसी आरक्षण पर आज होनी थी सुनवाई। तो बड़ी और अहम जानकारी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। तो बता दें कि आज तीसरा दिन था सुनवाई का, लेकिन आज भी सुनवाई जो है वो टल गई है, जो कल भी जारी रहेगी। तो ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि दोनों जो पक्ष है वो अपनी अपनी बात यहाँ पर रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एक बार फिर से जो है सुनवाई टल गई है। कल ये सुनवाई जारी रहेगी और साथ ही साथ स्टे जो है वो बरकरार रहेगा। तो लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सरकार से जवाब तलब किया गया था। इस संदर्भ में सरकार ने अपना जवाब रखा, जिसके बाद याची पक्ष की तरफ से जो है यहां पर हस्तक्षेप किया गया और तमाम दलीलों को सुनने के बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। आज तीसरा दिन था सुनवाई का। माना जा रहा था सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि क्या फैसला यहां पर रहेगा, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से जो नुमाइंदे हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जिनकी तरफ से कोशिशें की जा
जा रही हैं, अपनी अपनी जोर आजमाइश की, उनकी तैयारियों पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। तो संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे, एक बार फिर से निकाय चुनाव पर टली सुनवाई, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल भी सुनवाई हुई थी, हालांकि कल चूंकि देर शाम तक सुनवाई चली और आज के लिए कोर्ट में बोला गया था कि आज सुनवाई होगी, लेकिन किसी कारणवश आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, यानी कि अधिसूचना पर अब कल तक के लिए स्टे जारी रहेगा। देखा जाए तो सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर ये पूरा पेंच फंसा है, उसमें सरकार की तरफ से हलफनामा भी दायर कर दिया गया है, लेकिन जो याची पक्ष है, याची पक्ष की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के तहत ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सर्वे कराया जाए, उसके बाद सुनवाई कराया जाए। और इसी को लेकर ये जो पूरा मामला फंसा हुआ है, हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो इसमें कोर्ट का क्या फैसला होता है। बिल्कुल, सबकी निगाहें कोर्ट पर अविनाश बनी हुई है, क्योंकि अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी दोनों पक्षों को सुना गया था और संतुष्ट जो है वो कोर्ट नजर नहीं आया था। अपने सिक्योरिटी के लिए आज तक के लिए जो सुनवाई टाली गई और आज भी माना जा रहा था कि जो फैसला है वो आ सकता है। बेचैनी जो है वो दावेदारों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ से तैयारी यहां पर की जा रही है और कोर्ट का फैसला इसलिए काफी अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अविनाश, तो तैयारियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है कि चुनाव अगर आगे बढ़ते हैं या जनवरी में होते हैं तो। हालांकि ये जो पूरा मामला है इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम याची पक्ष की तो याची पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई है उसको फॉलो करे सरकार और उसी के तहत अधिसूचना जारी करे और ये चुनाव करवाए। सरकार इस बात पर अड़ी है कि 2017 में जब निकाय चुनाव हुआ था और उस समय जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो सर्वे किया गया था और उसमें ट्रिपल टेस्ट को लागू किया गया था, तो उसी आधार पर ये चुनाव कराया जा रहा है, उससे अलग नहीं है। और उसी को लेकर सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है मजबूती के साथ वो पक्ष रखा गया है, लेकिन याची पक्ष उस पर अभी तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि अभी मामला लंबा खिंच रहा है। देखने वाली बात ये होगी कल जब कोर्ट में ये पूरा मामला सामने आता है तो फिर कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या कोर्ट कल फैसला सुनाता है या फिर मामले को आगे के लिए टाला जाता है। बिल्कुल अविनाश, अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर, क्योंकि सरकार अपना जवाब जैसा कि आपने बताया कि रख चुकी है, अपनी दलील पेश कर चुकी है, याची पक्ष भी अपनी दलील पेश कर चुका है, आखिर पेज जो है वो कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है? हाँ देखिए, चूंकि इसमें कई याचिकाएं लगी हैं आसमा, इसमें सिर्फ एक याचिका नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने अपनी बात सामने रखी उसके बाद कई याचिकाएं डाली गई और उसमें सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से भी याचिका डाली गई, जिसमें कि ये कहा गया कि सरकार जो निकाय चुनाव करा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है उसके लिए डेडिकेटेड एक सर्वे कराया जाए और उसी के तहत ये चुनाव होना चाहिए। तो चूंकि सरकार का ये कहना है कि 2017 में इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव कराया गया था और यही सर्वे लागू किया गया था, तो उसी सर्वे को आधार बनाकर अभी जो सर्वे कराया गया और जिसमें कि रिजर्वेशन को बिल्कुल अविनाश, और अब देखना होगा आगे किस तरह से सुनवाई कल बढ़ते हुए नजर आएगी और क्या कल वो फैसला आता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब एक बार फिर से क्राइम कंट्रोल में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट देखने को मिली है। तो लकड़ी काटने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था, दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो बदलापुर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, तस्वीर सामने आई है मारपीट के दौरान की। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल है। मामूली सी बात को लेकर ये दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं और कहासुनी देखिए फिर किस तरह से मारपीट में तब्दील होती है। एक बुजुर्ग शख्स आपको इसमें नजर आ रहा होगा जो महिला के ऊपर चढ़कर किस तरह से उसके साथ मारपीट करता दिख रहा है। एक बच्ची भी इसमें नजर आ रही है। हालांकि किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था ये साफ नहीं। और अब हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया के खिलाफ चेकिंग अभियान। तो कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, करीब 100 लीटर शराब बरामद की गई है, करीब 2000 लीटर लहन किया गया नष्ट। तो गढ़ पुलिस ने इनायतपुर जंगल में यह अभियान चलाया है, जहां पर कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ हजारों लीटर शराब यहां से बरामद हुई है और करीब 2000 लीटर जो लहन है उसको नष्ट किया गया है। तो गढ़ पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। तो मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 6 तमंचे और 15 अधबनी बंदूक बरामद। तो बंदूक बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। ताजपुर इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। तो बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। मौके से एक आरोपी भी गिरफ्तार, जिससे पूछताछ की जा रही है। 6 तमंचे और 15 अधबनी बंदूक भी बरामद हुई है। तो बंदूक बनाने का सामान भी मौके से बरामद हुआ है। ताजपुर इलाके में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और अब कानपुर से बड़ी खबर है, बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी। तो नशेबाज युवक पर लगाए हत्या का आरोप। मृतक ने आरोपी को हंगामा करने से रोका था। हंगामा करने से रोकने पर हत्या कर दी गई। तो आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर का ये पूरा मामला, जहां बुजुर्ग महिला की हत्या से इलाके के लोगों में सनसनी है। तो सिर्फ मृतका का कसूर इतना था कि जो नशेबाज युवक यहां पर हंगामा कर रहा था, उसको रोका गया। और यही बात नशेबाज युवक को नागवार गुजरी और उसने इस हत्या को अंजाम दे डाला। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो क्राइम कंट्रोल में फिलहाल के लिए बस अभी इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके।